हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला नंबर 1 में आपका फिर एक बार स्वागत है। और मैं हूँ रोहित कुमार, आपका अपना छोटा भाई या मित्र कह लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आज हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। जितने भी हमारे बीएड अभ्यर्थी हैं ये सब उनके लिए है, या दोस्त जो हमारे देख रहे हैं हमारे चैनल को या हमारे वीडियोस को, तो आपको अगर आता है तब भी सही है और नहीं आता है तब भी सही है। तो उन दोस्तों के लिए है जो दोस्त क्लास नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश वो लोग अपने विद्यालय नहीं जा सकते हैं, और मतलब कि बहुत दूरी, किसी का कॉलेज बहुत दूरी है, तो वो लोग यूट्यूब का हेल्प लेते हैं। तो दोस्त हम भी आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो कहते हैं मदद करने में ही मज़ा है, ठीक है। तो जो मदद करने का अंदाज होता है वो कुछ अलग प्रकार से होता है, उसका जो सुख का प्राप्ति होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक एक चैप्टर करके सारे चैप्टरों को देखेंगे। और जैसे कि बीएड फर्स्ट ईयर में हम बता चुके हैं कि जो 4 से 4 बुक्स हैं इसमें पाठ्यक्रम के अनुसार, तो यहाँ पे आज हम आप देख पा रहे होंगे, आज हमने जिस बुक को उठाया है वो है सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल में। तो शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री पर पेज, ठीक है, मैं इसकी बात करूँगा। और इसी से कुछ मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक से होगा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट से भी है, ऐसी बात नहीं है। तो हम इसमें दोस्तों दोनों चीज़ देखेंगे, जिससे हमें इम्पोर्टेंस लगेगा हम दोनों चीज़ से आपको पूरी मदद करेंगे। तो सारे दोस्त जितने भी जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, जो दोस्त हमारे देख रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए शुरू से लास्ट तक। तो कैसे क्या आपके समझ में आया, और अगर कोई गलती हो जाती है तो माफ़ करिएगा, और अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें हमारे लिए, अगर कोई सुझाव हो तो, ठीक है। तो बाकी अपना समय ज़्यादा ना गंवाए हुए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। और आज का जो चैप्टर है हमने उठाया है वो है आदर्शवाद, आइडियलिज्म, ठीक है, आइडियलिज्म। इसमें आदर्शवाद से उठाया है। तो आज हम देखेंगे आदर्शवाद क्या होता है, आदर्शवाद की परिभाषाएं, ठीक है, ये सारा कुछ आज हम आदर्शवाद में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें जो है हम आदर्शवाद को ही पढ़ेंगे और अच्छे से देखेंगे और समझेंगे भी कि आखिर आदर्शवाद क्या है, ठीक है। आदर्शवाद की मुख्य भूमिका क्या है एक मनुष्य के जीवन में, तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। आदर्शवाद पढ़ेंगे, आदर्शवाद अर्थ परिभाषा पढ़ेंगे, और क्या है कि आदर्शवाद शिक्षा पढ़ेंगे, विद्यालय का उद्देश्य पढ़ेंगे आदर्शवाद के अनुसार, और पाठचर्या पाठ्यक्रम क्या है वो पढ़ेंगे, आदर्शवाद शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे, आदर्शवाद शिक्षक पढ़ेंगे, आदर्शवाद शिक्षार्थी, ठीक, आदर्शवाद अनुशासन, और विद्यालय पढ़ेंगे, मूल्यांकन पढ़ेंगे, ठीक। तो ये सब होता है। तो दोस्तों इसमें आपको 3 वाज, मतलब इसमें तो 3 कर दिया गया नहीं, पहले 4 रहता था। तो यहाँ पे आदर्शवाद हो गया, प्राकृतिकवाद पढ़ना है, प्रयोजनवाद पढ़ना है। ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप देख पा रहे होंगे। चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगर समझ में ना आए तो माफ़ कीजिएगा, और अगली बार से हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे तो अच्छी प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, और आप शुरू से अंत तक बने रहें और देखें क्या है जो। चलिए देखते हैं आदर्शवाद। सबसे पहले हम दोस्तों जान लेते हैं कि आदर्शवाद का मतलब क्या है, ठीक है। बहुत से दोस्त हमारे नहीं जानते हैं कि आदर्शवाद का मेन मतलब क्या है, यह आदर्शवाद का मुद्दा क्या है, ठीक है। बहुत से लोग हमने देखा है कई कॉलेजों में कि बच्चे बैठे रहते हैं और सर मैम पूरी कोशिश करते हैं समझाने के लिए, तो बच्चों को इसका मतलब ही नहीं पता लगता है कि आदर्शवाद है क्या चीज़, ठीक है। तो दोस्तों हम तो ये कहते हैं दोस्तों, अगर आप किताबी भाषा से निकल के अपने अगर किसी भी चीज़ को किसी भी लाइन में
अपने व्यक्तिगत जीवन से जोड़ लें किसी चीज़ को, तो वो होता है एकदम सच, आपको एकदम ठोस तरीके से समझ में आ जाता है। अगर दैनिक जीवन से किसी भी चीज़ को जोड़ दीजिए, तुरंत आपको समझ में आ जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल दोस्त बहुत ज़रूरी होता है और प्रैक्टिकल में लोगों को चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। चलिए देखते हैं और नोट्स की विधि से देख लेते हैं। तो हम दोस्तों आपको दोनों विधि से मतलब बताने वाले हैं, चाहे कर लीजिए पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे बीएड फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं और छात्राएं, तो यहाँ पे देखिए आदर्शवाद का मतलब आइडियलिज्म होता है। आप देखिए तो आइडिया का मतलब होता है विचार या भाव, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइडिया का मतलब होता है आपके विचार या भाव होता है, इसका मतलब होता है वाद होता है। तो दोस्तों हम आदर्शवाद को जो है दूसरी भाषा में अगर कह लें तो आदर्शवाद को हम विचारवाद भी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अगर हम कह पाएँ तो विचारवाद के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आदर्शवाद की कुछ परिभाषा या अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो नोट्स के अनुसार हम दोस्तों देखिए दोस्तों, नोट्स जो है एक विद्यार्थी के जीवन में मुख्य अहम भूमिका होती है और उसको निभाना भी चाहिए। विद्यार्थी के जीवन में नोट्स एक जैसे कि शरीर या शारीरिक रूप से निखारने का काम करती है, व्यक्तिगत के जीवन को निखार देती है नोट्स जो होती है। इसलिए नोट्स बनाना चाहिए सभी को और काफ़ी आगे हेल्पफुल भी होती है। तो चलिए दोस्तों, अंग्रेजी भाषा के जैसा कि इसमें बताया गया कि अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म से शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आदर्शवाद जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द। देखिए दोस्तों, इसमें आदर्शवाद का मतलब ये है कि आदर्शवाद मतलब विचारों को प्रेरित करता है, ठीक है ना, वो विचारों पे चलता है। आदर्शवाद जो है आप अच्छी तरह से समझिए, आदर्शवाद जो है विचारों पे चलता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल उठाता हूँ, जैसे कि अगर आदर्शवाद में अगर देखा जाए, जो मतलब कि आपने सुना होगा जो सोक्रेटिस थे या जो सुकरात थे, वो जो थे दोस्तों वो विचारों पे मतलब एकदम विचारों को अपने नियंत्रित, मतलब कि वो इसी तरह विचारवाद उनके मन में हमेशा रहता था। और वो कहीं भी बाजार में हैं, कहीं भी जनरल जहाँ पब्लिक प्लेस हुआ करता था, वो कहीं भी खड़े होके सोचने लगते थे हमेशा, और किसी भी चीज़ पे तर्क और ठीक है तर्क वितर्क किया करते थे, लोगों से मिलते थे और मतलब तर्क वितर्क किया करते थे और उन चीज़ों की खोज किया करते थे। मतलब कि जो चीज़ उनको मालूम है, हाँ, और जो चीज़ आपको परेशान कर किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में या उन चीज़ों तक पहुंच के ही मानते थे। मतलब वो विचारों को एकदम से समाहित करके चलते थे। इस तरह जो सुकरात थे इसी विचारवादी धारा के थे। तो दोस्तों वो किसी भी चीज़ का निष्कर्ष पता लगा लेते थे और निष्कर्ष निकाल ही लेते थे, मतलब एकदम गहराई से गहराई में जा कर के। इसी तरह उनके साथ साथ इसी तरह जब लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ किया, हाँ, बाज़ारों में कहीं भी किसी भी स्थान पे, तो 4 लोगों की भीड़ हमेशा जमा हो जाती थी, क्योंकि वो लोगों को एकदम सच्ची राह पे भगवान क्या है, कैसे ईश्वर है, तो इस विषय में भगवान मतलब चलना लोगों को सिखाते थे। तो दोस्तों, तो आप लोग भी समझ रहे होंगे, तो सुकरात दोस्तों एक बहुत महान आत्मा थी जिसको कह लिया जाए, लेकिन इसी तरह का मतलब आदर्शवाद का कुछ विचारधारा है। तो दोस्तों इसमें जैसे दिया गया है, जैसे बुक में दिया गया है, आदर्शवाद शब्द आंग्ल भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ये तो हो गया प्लेटो, इसे हम प्लेटो विचारधारी सिद्धांत से हुई है, ठीक है ना, इसकी संरचना, इसकी उत्पत्ति। इसका आशय है अंतिम सत्ता वास्तविक विचारों या विचारवाद में, अंतिम सत्ता वास्तविक विचारों या विचारवाद। आदर्शवाद का मतलब ये दोस्तों कि आदर्शवाद जो है चीज़ों को जैसे कि भौतिक न मान करके वो आध्यात्मिक को मानता है, आध्यात्मिक जगत को मानता है, ठीक है ना। वो भौतिक जगत के अपेक्षा वो आध्यात्मिक जगत को महत्व देता है। आदर्शवाद का मतलब ये है दोस्तों कि आप जो है अपने मस्तिष्क या अपने विचारों को मतलब आध्यात्मिक जगत से जोड़ दीजिए। आध्यात्मिक जगत से जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप आदर्शवाद हो गए, ठीक है ना। अगर विचारों को अपने आध्यात्मिकवाद से जोड़िए, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नोट्स के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों इसमें शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया और इज्म से मिलकर बना है। देखा जाए तो आइडिया का अर्थ होता है विचार या आदर्श या भाव होता है। इज्म का मतलब वाद होता है।
इस प्रकार आइडियलिज्म का अभिप्राय विचारों का वाद या विचारवाद से है। आइडियलिज्म शब्दों की उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुई है। ठीक है, प्लेटो जो था वो सुकरात का शिष्य हुआ करता था। ठीक है ना, थोड़ा सा प्लेटो ने सुकरात की मतलब जो बताई हुई बातों पर वो हमेशा चलता था और थोड़ा से उसमें मतलब कि जैसे कि थोड़ा सा चेंजेस मतलब थोड़ा सा चीज़ों को नई बना दी। फिर उसके बाद मोटिवेट वो भी करते थे। इस सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो विचारवाद सिद्धांत से हुई है। विचारवादी सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाता है, अंतिम सत्ता विचारों अथवा विचारवाद को में है। ठीक है, अंतिम सत्ता विचारों अथवा विचारवाद में है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, दार्शनिक सिद्धांत के रूप में आदर्शवाद वस्तु की अपेक्षा विचारों, भावों और आदर्शों के महत्व को स्वीकार करके मानव तथा उसके व्यक्तित्व का विकास, स्कूल, उसके विचार एवं आध्यात्मिक मूल्यों के ड्रेस इच्छा जीवन का लक्ष्य स्वीकार करता है। ठीक, मतलब अच्छी तरह से इसमें कहने का मतलब इसका आशय ये है कि अंतिम सत्ता विचारों मतलब जो इनकी अंतिम सत्ता है वो विचारों पर है, मतलब आध्यात्मिक तक इनकी जो अंतिम सत्ता है वो अध्यात्म। इन्होंने बताया है आदर्शवादियों के अनुसार अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक सत्ता जो अंतिम सत्ता है इनका विचारों से लेना देना। ठीक, तो विचारवाद में ही है। दार्शनिक सिद्धांत के रूप में इस आदर्शवाद की वस्तु की अपेक्षा विचार भाव, अगर देखा जाए दर्शन के में हमले आदर्शवाद वस्तु की अपेक्षा विचार भाव तथा आदर्श के महत्व को स्वीकार कर, ठीक है, मानव उसके व्यक्तित्व का विकास, स्कूल के उसके विचार जैसे स्कूल में उसके विचार, आध्यात्मिक मूल्यों के ड्रेस, ठीक, मूल्यों के जैसे ड्रेस का मतलब इच्छा, फिर उसके बाद जीवन का लक्ष्य स्वीकार करता है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद आगे चलें तो जिसमें विभिन्नता में एकता का ज्ञान हो जाए, ठीक है ना, जिसमें विभिन्नता में एकता का ज्ञान हो जाए, आदर्शवाद की यह धारणा दोस्तों इसमें कुछ मिसप्रिंट हो जाती है। यह धारणा है कि भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत अधिक उत्कृष्ट महान है। ठीक है ना, आदर्शवाद ये मानता है कि उसका जो भौतिक जगत है उसकी अपेक्षा आध्यात्मिक जगत ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा महत्वित है। ठीक, मतलब ये हुआ इस विचारधारा का मानना है कि भौतिक जगत नाशवान है। आदर्शवाद लोग मानते हैं कि भौतिक जगत में जितने भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं वो सब क्या है, नाशवान है, मतलब किसी चीज़ की किसी काम की नहीं है। आदर्शवाद भौतिक जगत को नहीं मानता, लेकिन भौतिक जगत में जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी मनुष्य की चीज़ें में काम आने वाली प्रयोग होने वाली चीज़ें, उन चीज़ों का प्रयोग आदर्शवाद करता है, लेकिन क्या है कि उनकी भौतिक विचारधारा या भौतिक जगत को नहीं मानता। वो कहता है कि भौतिक जगत में जो भी चीज़ है वो सब नाशवान है। नाशवान मतलब बिना काम की है, ये सब छल है, दिखावा है। यह सत्य नहीं है, मतलब कि वो मानता है कि यहाँ पे भौतिक जगत में जो भी चीज़ें हैं वो सत्य नहीं है। ईश्वर ही वो आध्यात्मिक जगत को सत्य मानता है, मतलब जो अध्यात्म से जुड़ा है वो उनको सत्य मानता है, यहाँ पे कुछ सत्य नहीं है। मतलब जबकि दूसरी ओर आध्यात्मिक जगत विचारों और भाव तथा आदर्शों का संसार है। विचारों और भाव आदर्शों का संसार है। जब हम दोस्त किसी चीज़ पर विचार करते हैं तो वो क्या करता है, आदर्शों मतलब उसका लेना देना दिमाग से है, मतलब उस चीज़ पे विचार करके हम जल्दी ही किसी न किसी निष्कर्ष पर, जल्दी ही किसी न किसी रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। संसार है जिसके ज्ञान से मन या आत्मा का ज्ञान होता है। हम ज्ञान और मन से आत्मा का हमें ज्ञान होता है। दोस्तों विचारों से ही आत्मा का ज्ञान होता है। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो उससे आध्यात्मिक लगाव अगर आप जोड़ते हैं तो आपको आत्मा का ज्ञान जरूर होगा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक लगाव रखते हैं
या आध्यात्मिक जगत को मानते हैं उनको विचारों का ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान जल्दी होता है। ठीक, तो अगर दोस्तों जिसको समझ में ना आया हो एक तरह से समझ ले, आदर्शवाद का मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन। ठीक है, आध्यात्मिक का मतलब ये होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। ठीक है, आदर्शवाद मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। आदर्शवाद जो है मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। आदर्शवाद जो कहता है कि मन की जो प्रकृति है, जैसे हमारे प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, तो जो मन की प्रकृति है वो वास्तविक मानता है उसको। मन की जो क्षमता मतलब जो मन है उसको वो वास्तविक मानता है, और जो भौतिक जगत की चीज़ें हैं वो एक झूठ हैं। ठीक है, आदर्शवादियों की विचारधारा है कि जो बात सत्य व वास्तविक है, जो बात सत्य व वास्तविक हैं वह अवश्य आध्यात्मिक और मानसिक है। जो बात आदर्शवादी का मानना है कि जो बात सत्य है वो आध्यात्मिक और मानसिक है, और यहाँ तो सब भौतिक जगत में तो सब असत्य है, यहाँ भी कोई चीज़ सत्य नहीं है। अगर दोस्तों परिभाषा में देखा जाए तो जे.एस. रस के अनुसार ये कहा गया है, आदर्शवाद में जे.एस. रस के अनुसार ये कहा गया है दोस्तों कि आदर्शवाद में इनके अनुसार कहा गया है कि आदर्शवादी दर्शन के कई विभिन्न रूप हैं। आदर्शवादी दर्शन के कई विभिन्न रूप हैं, किंतु सभी के पीछे यही प्रमुख विचार है कि मन या आत्मा जगत की सार वस्तु है। ठीक है, और सच्ची वास्तविकता मानसिक होती है। तो यहाँ पे देखा जाए, किंतु आदर्शवादियों का मानना है कि जो विचार है मतलब जो दर्शन के विभिन्न रूप हैं, किंतु सभी के पीछे यही प्रमुख विचार है। दर्शन के विभिन्न रूपों में भी यही विचार है सबका कि मन या आत्मा जगत की सार वस्तु है और सच्ची वास्तविकता मानसिक होती है। तो इसके अनुसार देख लिया है। अब आगे दोस्तों डी.एन. दत्ता के अनुसार देखा जाए तो क्या कहता है आदर्शवाद। दोस्तों यहाँ पे इनके अनुसार अगर देखा जाए तो इनका मतलब ये होता है कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। मतलब जो उनका जो अंतिम सत्ता है वो आध्यात्मिक ही है। मतलब लोगों ने तरह तरह के राय बताए हैं, लेकिन जो मंजिल है दोस्तों वो आध्यात्मिक में ही जाती है। तो आध्यात्मिक मानता है। अगर एडमंस के अनुसार देखा जाए तो एडमंस जी कहते हैं कि आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। ये एडमंस के अनुसार हो गया। एडमंस फिर उसके बाद देखा जाए दोस्तों अगली हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग आती है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। अगर दोस्तों देखा जाए आदर्शवाद की शिक्षा का अंदाज, दोस्तों आपको नोट्स वगैरह बनानी हो तो आप इसी तरह का नोट्स बनाइए, लेकिन थोड़ा से और अच्छे से बनाइए। तो आप दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए। हम मुझसे भी बोल रहे हैं, मान लीजिए कुछ गलती मिल जाए उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। तो दोस्तों आदर्शवादी विचारकों में अपने अपने भ्रम से शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण किया। मतलब आदर्शवाद की जो विचारधारक हैं वो अपने अपने भ्रम से शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया। फिर लेकिन इनके उद्देश्यों में एक लक्ष्य सार्वभौमिक है जो सभी विचारकों द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्य में देखने को मिलता है। मतलब एक चीज इस तरह का जरूरी है, मतलब क्या, जो सभी विचारकों द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्य में देखने को मिलता है वह यह है कि अनुभूति या आत्मा परमात्मा के स्वरूप को पहचानना। इनके अनुसार अनुभूति, जो आत्मा की अनुभूति होती है दोस्तों, आत्मा परमात्मा के स्वरूप को पहचानना, इनके अनुसार मानव जीवन को अंतिम उद्देश्य और आत्मा परमात्मा के चरम के रूप में जानना है। मतलब
अगर दोस्तों आपको इच्छा की अनुभूति मतलब अनुभूति या आत्मा परमात्मा के स्वरूप को पहचानना है तो आपको इनके मानव जीवन को अंतिम उद्देश्य को मानना पड़ेगा और वहीं जाके ये वहीं खत्म होता है जहाँ पे आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। तो यहाँ पे इनको इसी को अनुभूति, ईश्वर की प्राप्ति, आदर्श व्यक्तित्व का विकास, आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति कहा गया है। इसके बाद देखें, अब प्रश्न उठता है कि आत्मा परमात्मा के चरण के रूप को कैसे जाना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आत्मा के चरण के रूप में को जानने के लिए आदर्शवादी विचारकों ने 400 सोपान निर्धारित किया है। प्राकृतिक स्व का विकास, सामाजिक स्व का विकास, मानसिक स्व का विकास, आध्यात्मिक स्व का विकास। ठीक है दोस्तों, आगे देखा जाए सुकरात के अनुसार, दोस्तों सुकरात ने क्या कहा है, सुकरात जी ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य अध्यात्म की वृद्धि करना है। जो शिक्षा का उद्देश्य है दोस्तों, हमारे समाज में जो शिक्षा का उद्देश्य है वो अध्यात्म की वृद्धि करता है। मतलब दोस्तों शिक्षा से ही आदमी अध्यात्म तक पहुंच सकता है। प्लेटो के अनुसार अगर देखा जाए तो शिक्षा का उद्देश्य सामर्थ्य के अनुसार शरीर व आत्मा को पूर्णता देना है। ठीक, पूर्णता देना है। गांधी जी कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य आत्म अनुभूति की जीवन और शिक्षा का सर्वस्व। ठीक, आगे देखते हैं आध्यात्मिक विकास। अगर देखें दोस्तों आध्यात्मिक विकास किस तरह से होता है, आदर्शवाद का मूल्य ही आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित है। अगर देखा जाए तो आदर्शवाद का मूल्य ही आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित है। तो इसीलिए इस वाद से संबंधित शिक्षा बालक को दी जाएगी। मतलब आदर्शवाद का जो मूल्य है वो आध्यात्मिक तत्वों पर, जो अध्यात्म से जुड़ी हुई तथ्य हैं, जिनकी जो विचारों से संबंधित है, आधारित है, मतलब जो उनका बेस है, इसीलिए वाद से संबंधित शिक्षा बालक को ही दी जाती है। तो वह निश्चित है कि उसमें आध्यात्मिक तत्वों का विकास होगा। अगर दोस्तों वाद से शिक्षा जैसे कि बालक को दी जाए तो वो आध्यात्मिक विकास धीरे धीरे उसका होने लगेगा। आत्मा को अजर एवं अमर कहा गया है। ठीक, आध्यात्मिक विकास में आत्मा को अजर एवं अमर कहा गया है। फिर दोस्तों देख लीजिए सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान कराना। तो इसमें क्या क्या होता है, दोस्तों इस तरह से ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वातावरण के साथ अनुकूलन करना, व्यक्तित्व का विकास करना, पवित्र जीवन की प्राप्ति करना। ठीक है, फिर इस पे आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम हो जाता है। आइए देखते हैं प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम का विचार। तो प्लेटो के क्या क्या विचार थे पाठ्यक्रम के अनुसार देखा जाए। प्लेटो कट्टर आदर्शवादी थे। प्लेटो आदर्शवाद में विश्वास करने वाले थे। उन्होंने बताया कि जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति करना होता है। इन्होंने बताया कि जो मनुष्य का तन मिला है वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मिला है, और जो केवल सत्य और शिवम सुंदरम जैसे शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति द्वारा ही संभव है। ठीक है, इनके प्राप्ति द्वारा ही संभव है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधि। आइए दोस्तों देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधि किस प्रकार की होना चाहिए। आदर्शवादियों का मानना है दोस्तों, आदर्शवादियों का मानना है कि अध्यापक को किसी एक शिक्षण विधि से नहीं बांधना चाहिए। ठीक है ना, मतलब कि अध्यापक को किसी एक शिक्षण विधि बांधना नहीं चाहिए। मतलब कि अध्यापक को किसी एक शिक्षण विधि से विधि नहीं बांधना चाहिए। उन्हें अपने उद्देश्य या बालक के रुचियों और योग्यताओं के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि बालक जिस चीज़ में निपुण है, जिस चीज़ में तेज है या जिस चीज़ में उसका मन लगता है, उसके अनुसार उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब उसके अनुसार उसे शिक्षण
प्राप्त करना चाहिए या उसका मतलब जिस चीज में, ठीक। तो आदर्शवादी शिक्षण का विधियों की अपेक्षा शिक्षा के उद्देश्यों पर अधिक बल देता है, ठीक है ना। इनके अनुसार यदि हमारे लक्ष्य निश्चित हैं तो वह स्वयं शिक्षण विधि का निर्माण कर सकता है। मतलब अगर उसके लक्ष्य अगर एकदम निश्चित हो तो वो स्वयं शिक्षण विधि का निर्माण कर सकता है। दोस्तों, कभी भी शिक्षा का महत्व तभी समझा जाता है जब आपके कोई ना कोई लक्ष्य हो, या जैसे कि कोई आदमी शिक्षा का महत्व तभी समझता है या शिक्षा को तभी ग्रहण करता है यदि उसका कोई ना कोई महत्व। ऐसी बात नहीं है शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, ये तो जरूरी है ही है, लेकिन शिक्षा आदमी अच्छा अनुशासन, अच्छा भेद मतलब अच्छा प्रभाव दिखाना चाहता है। हर मनुष्य एक आदर्श बनना चाहता है। आदर्शवादी एक तरफ है दोस्तों, आदर्शवादी किसने क्या कहा था, और एक तरफ है उनकी शिक्षण विधि क्या थी, मतलब कैसी थी उनका शिक्षण विधि। दोस्तों इस पे ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे सुकरात जो थे, तो सुकरात ने प्रश्नोत्तरी विचारधारी रखे थे, मतलब कि इनकी विचारधारा कैसी थी, प्रश्नोत्तरी थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो है लोगों से तर्क वितर्क करते थे और इनसे लोग प्रश्न पूछते थे, ये भी प्रश्न पूछते थे, मतलब प्रश्नों का हल निकालते थे, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नों का उत्तर देते थे। इस विधि पर ये ज़्यादा विश्वास करते थे और इसी विधि पर ये काम करते थे, ठीक है। सुकरात, ये तो हुआ सुकरात। सुकरात के जो मतलब सुकरात के जो गुरु थे, सुकरात के जो शिष्य थे वो थे प्लेटो। प्लेटो ने संवाद को बताया कि बातचीत करने से किसी प्रश्न का या किसी समस्या का हल निकलता है, ठीक है ना। इन्हें संवाद को बताया इस प्रकार से। अब जो प्लेटो के शिष्य थे वो अरस्तु थे। फिर उसके बाद अरस्तु जो है आगमन एवं निगमन का नियम बताया दोस्तों, आगमन और निगमन का नियम बता दिया दोस्तों। तो इससे हमें कुछ शिक्षाएं, मतलब देखिए आगमन का मतलब होता है उदाहरण प्रस्तुत करना, ठीक है, उदाहरण से प्रस्तुत की ओर चलना, तो ये होता है आगमन। और निगमन का मतलब प्रस्तुत से उदाहरण के, मतलब कि इसका मतलब ये है कि जैसे दोस्तों हम कोई सवाल बता रहे हैं, कुछ गणित का सवाल है या कोई भी क्वेश्चन ले लिए हैं, तो पहले की जैसे उदाहरण प्रस्तुत कर दें और बाद में उसका आगमन, मतलब कि बाद में उसका प्रस्तावना करें, तो दोस्तों ये हो जाता है आगमन। पहले हम उदाहरण बता दिए हैं, अब बाद में उस सवालों को लगाना समझेंगे, मतलब ठीक। अब निगमन में क्या है दोस्तों, मतलब पहले प्रस्तुत कर देंगे, मतलब पहले उसको बता देंगे फिर उदाहरण देंगे। इस तरह से चलते थे अरस्तु। हीगल के अनुसार दोस्तों अगर देखा जाए, ईगल के अनुसार अगर देखा जाए तर्क विधि होते, इन्होंने तर्क विधि को दिया था जैसे तर्क करना, और फिर फ्रोबिल के अनुसार खेल विधि है थी। फिर पेस्टोलॉजी के अनुसार अभ्यास आवृत्ति का विधि था। हार्वर्ड के अनुसार निर्देश विधि थी। तो ये दोस्तों हमको याद रखना है। आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन किस प्रकार होना चाहिए, आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन किस प्रकार होना चाहिए। आदर्शवाद की मानता है कि बालक जन्म से ही ना तो अच्छा होता है और ना ही बुरा होता है, बल्कि वातावरण ही उसे अच्छा बनाता है या बुरा बनाता है, अतः अनुशासन को सर्वाधिक महत्व देता है। आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन शिक्षा की आत्मा है। आदर्शवादियों का मत है कि मनुष्य की इंद्रियां उसे भौतिक सुख की ओर उन्मुख करती हैं, और जबकि उसकी आत्मा आध्यात्मिक उपानंद की ओर उसकी दृष्टि से आत्मा से शासित होना ही सच्चा अनुशासन है। मतलब कहने का मतलब दोस्त ये है कि आदर्शवाद ये मानता है कि बालक जन्म से ना तो अच्छा होता है और ना ही खराब होता है, बल्कि वातावरण के अनुसार ही वो, अगर जैसे आपका जहाँ जिस परिवेश में आप रहते हैं, यदि इस परिवेश में बालक रहता है वहाँ का वातावरण ज़्यादा स्वच्छ है और अनुकूलित है वातावरण है, स्वच्छ है, तो बालक वैसे ही बुद्धि या वैसे ही ज्ञान प्राप्त करेगा जिस प्रकार से वहाँ का वातावरण या अनुशासन होगा। किसी व्यक्ति का अनुशासन, कहने का मतलब ये है
या कहते हैं, एक कहावत है कि अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। तो किस प्रकार से आदर्शवादियों का भी यही कहना है कि अनुशासन को सर्वाधिक महत्व देता है। इसमें जो है जब बच्चे के घर में जैसा ही अनुशासन होगा उस तरह वो शिक्षा लेगा और ग्रहण करेगा। आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन शिक्षा की आत्मा है। तो जो अनुशासन में रहेंगे वही क्या है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा की आत्मा है। मतलब कि आप अनुशासन में रहना सीख जाइए तो इसका मतलब वो शिक्षा की आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं। आदर्शवादियों का मत है कि मनुष्य की इंद्रियां उसे भौतिक सुख की ओर ले जाती हैं। मतलब जो मनुष्य की इंद्रियां हैं दोस्तों बहुत ही चंचल हैं, इन्हें भौतिक सुख की ओर, जैसे हर मनुष्य चाहता है कि हम आराम करें और आराम में ही रहें। आगे चलते हैं दोस्तों। आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय किस प्रकार होना चाहिए। आदर्शवाद शिक्षा पर बल देता है। जैसा कि हम देख सकते हैं जो आदर्शवाद है वो शिक्षा पर बल देता है, ठीक है ना। इसके अनुसार विद्यालय का भी महत्व है। विद्यालय शिक्षा एवं स्थल केंद्र है। विद्यालय शिक्षा का स्थल केंद्र है माना जाता है। इस स्थल का वातावरण सामाजिक एवं भौतिक दोनों रूप में आदर्श हो। उसमें अध्यापक आदर्शपूर्ण हो, भवन एवं स्थिति आदर्शपूर्ण हो। फ्रोबेल ने क्या कहा था, विद्यालय का कोई एक बगीचा माना गया था। फ्रोबेल के अनुसार बगीचे से आशा है कि सुंदर स्थल हैं और जहां पौधों को बढ़ाने के लिए सुविधा एवं स्वतंत्र रहती है। मतलब कहने का मतलब है कि आदर्शवाद विद्यालय को किस प्रकार से मानता है या किस प्रकार से बल देता है, मतलब वो शिक्षा पर बल देता है आदर्शवाद। और इसके अनुसार विद्यालय का भी महत्व होता है कि विद्यालय में अगर अनुकूलित वातावरण होगा, वातावरण अच्छा होगा, सामाजिक और भौतिक दोनों रूप में आदर्श होंगे, दोनों रूप में अच्छे होंगे, तो अध्यापक और अभ्यर्थी जो हैं बैठे हैं, जो बालक हैं और जो अध्यापक है, दोनों के लिए ही उसी प्रकार का पॉजिटिव विचारधारा उत्पन्न होगी। ठीक, शिक्षा में आदर्शवाद की देन क्या है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये होर्डिंग हो जाती है। और फिर आगे चल के और कुछ देख लेते हैं। दोस्तों एक हेडिंग ये देखते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आदर्शवाद का मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं हम लोग, ठीक है। आदर्शवाद मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल से शिक्षा को प्रभावित करता रहा है। आदर्शवाद मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही शिक्षा को प्रभावित करता रहा है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये प्रारंभिक काल से शिक्षा को प्रभावित करता रहा है। आदर्शवाद का मूल्यांकन उसके गुणों दोषों के आधार पर करते हैं। तो दोस्तों किसी भी चीज़ का मूल्यांकन मतलब या तो उनके गुण के आधार पे और दोष के आधार पे ही करते हैं कि कितना सही है और कितना गलत है, इसी को कहते हैं मूल्यांकन करना। आदर्शवाद के गुण पहले देख लेते हैं। आदर्शवादी शिक्षा के अनुसार अंतर्गत बालकों में सत्यम शिवम सुंदरम जैसे गुणों का ज्ञान होना चाहिए। फिर दूसरा, आदर्शवाद शिक्षा अर्थ में अद्वितीय है। इस शिक्षा के उद्देश्य विस्तृत व्याख्या की गई है। तीसरा, आदर्शवाद शिक्षा में शिक्षकों को देवतुल्य और गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है। यह बालक और समाज दोनों के लिए मंगलमय है। आदर्शवादी शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाता है। यह शिक्षा उनकी रचनात्मक शक्तियों का विकास पर भी बल देती है। यह शिक्षा आत्मा अनुशासन एवं नियंत्रण प्रतिपादित करती है। तो इसी प्रकार दोस्तों 4-5 पॉइंट बहुत है। फिर उसके बाद आदर्शवाद के दोष, अगर दोस्तों हम देखा जाए तो आदर्शवाद के दोष क्या क्या है देख लेते हैं। आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य न केवल अमूर्त है वरना इसका संबंध मात्र भविष्य में भी है। तो दोस्तों मतलब इसका संबंध जो है भविष्य में भी है। आदर्शवाद पाठचर्या में आध्यात्मिक विषयों को ही सर्वप्रमुख स्थान दिया गया है। तो आध्यात्मिक विषय और भौतिक विषय का कोई मतलब उसमें रोल नहीं है, जबकि आज के युग में इनको आवश्यक समझा नहीं जाता है। दोस्तों आजकल जो है आध्यात्मिक जगत में बहुत कम लोग जाता है। वो मतलब कि देखा जाए तो वो भौतिकवाद में विश्वास ज़्यादा करता है और भौतिक जगत की चीज़ों में
लोभित होता है और उसी में पड़ा रहता है। शिक्षण विधि के क्षेत्र में आदर्शवाद की कोई विशेष देन नहीं है। अगर देखें तो शिक्षण विधि से आदर्शवाद का कोई विशेष, वो तो आध्यात्मिक जगत को मानता है, तो इसमें भी कोई विशेष योगदान नहीं है। यहाँ शिक्षा तो बहुत ऊंचा स्थान देती है, किंतु इसमें बालक का स्थान गौण हो जाता है एकदम से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला जो चैप्टर होगा, मतलब अगला जो टॉपिक होगा हमारा होगा प्राकृतिकवाद से। तो आप लोग को दोस्तों प्राकृतिकवाद हम जल्दी ही लेके आएंगे तैयार करके। तो दोस्तों हमने जैसा भी बताया, जैसा भी रहा हमारा, तो अपने हिसाब से सही बताया है। और आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें हमारे साथ, और ये ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो हमारा, आपका प्रयास जो हमारा है, कैसा लगा आप लोगों को। तो ये दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करें कि हमारा जो प्रयास है इस रास्ते में इस मंजिल में तो मतलब कैसा लगा आपको। तो देखिए दोस्तों आप ज़रूर बताएं, और अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, और कोई सजेशन सुझाव हुआ हमारे लिए चैनल के लिए तो कोई ज़रूर दें, प्रतिक्रिया व्यक्त जरूर करें। तो अगला चैप्टर जो अगला जो टॉपिक होगा हमारा ठीक है, नेचुरलिज्म होगा, प्राकृतिकवाद। दोस्तों प्राकृतिकवाद पढ़ेंगे हम लोग और समझेंगे अच्छी तरह से क्या है प्राकृतिकवाद। तो दोस्तों अपनी तैयारी को इसी तरह मजबूत करते रहें, और एग्ज़ाम कैसे क्या होगा तो ये फालतू चीज़ें में ना पढ़ें, तो अपना तैयारी एकदम से बनाते रहें और मस्त खुश रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक सीमित रहा, तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अपने नए दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि दोस्तों ज़रूरत पूछ कर नहीं आती है, माना, लेकिन आप किसी की हेल्प करना समझिए कैसे हेल्प किया जाता है। तो अच्छा लगेगा अगर आप हेल्प करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जितने भी दोस्त हैं, हम आपको इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। और जो भाई हमारे दोस्त और जो भाई बहन देख रहे हैं घर के माध्यम से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही रामबाण है। हम आपको इसी तरीके क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लेके आते रहेंगे, और प्रीवियस के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको भी हम बताएंगे कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथ में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद,